हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के अगले टॉपिक को टच करने वाले हैं। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और उसमें प्रमुख रूप से हम पदार्थों के वर्गीकरण और उन पदार्थों के जो प्रमुख रूप से गुण थे उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए आज हम उससे आगे टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने मैं एक शब्द लिखता हूं और उसकी परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों एक शब्द लिखता हूं मैं आपके सामने, वो शब्द है केशिकतव। दोस्तों, वो शब्द है केशिकतव। क्या है केशिकतव? केशिकतव के बारे में हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस ऑल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर देखिए केशिकतव क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जब द्रव पदार्थ का ऊपर या नीचे चढ़ने व उतरने का गुण केशिकतव कहलाता है। बात बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि केशिकतव किसे कहते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे दोस्तों कि केशिकतव किसे कहते हैं। देखिए, द्रव पदार्थ का ऊपर या नीचे चढ़ने व उतरने का जो गुण है उसे केशिकतव कहलाता है। देखिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में आपको समझ में आए जैसे आपको उदाहरण देके समझा रहा हूं मैं। जैसे नंबर 1, दीपक की बाती। आपने देखा होगा दीपक की बाती के अंदर दीपक को लगाने के बाद में, बाती को ऊपर से लगाने के बाद में बाकी वाला जो तेल है वो ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने का जो गुण है वो क्या है? केशिकतव है। और तेल क्या है? एक द्रव है। और दीपक की बाती हो पेड़ पौधों को तने के माध्यम से पानी का पहुंचना। एक बात आपने नोट की होगी, पेड़ पौधों की टहनियाँ हरी भरी होती है, उसका कारण क्या है? उसमें जल ऊपर कैसे चढ़ता है? वो केशिकतव गुण के कारण ही। पानी तने के माध्यम से, जड़ों से होता हुआ तने के माध्यम से टहनियों तक पहुंचता है, और वह एक केशिकतव गुण है। इसी वजह से पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले जो शब्द है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दूसरा शब्द हमारे सामने है श्यानता। दूसरा शब्द है दोस्तों हमारे सामने श्यानता। अगर श्यानता की बात करें तो इसका जो प्रमुख रूप से इसका जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है वो सीधा सा गाढ़ापन से संबंधित है। अगर हम बात करें इसका मतलब, डायरेक्ट मतलब की बात करते हैं, और यहाँ इसका मतलब गाढ़ापन होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? गाढ़ापन होता है। देखिए, श्यानता का मतलब ही गाढ़ापन होता है। श्यानता क्या है? श्यानता का मतलब गाढ़ापन
होता है। कैशिकत्व का मतलब क्या होता है कि वह गुण जो द्रव पदार्थ को ऊपर या नीचे ले जाने का कार्य करता है, कैशिकत्व होता है। जैसे दीपक की बाती को हुई, लालटेन हुई, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे डेली जीवन में आप यूज करते होंगे जो आप उनसे देख के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन जो श्यानता है इसका मतलब ही गाढ़ापन होता है। देखिए इसमें क्या गाढ़ापन, इसकी और क्या परिभाषा है हम दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी गैस या द्रव की, किसी गैस या द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच, किसी गैस या द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति, उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है। श्यान बल कहलाता है। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। श्यानता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन होता है। और किसी गैस या द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच में उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को ही श्यान बल कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसका एक उदाहरण पढ़ेंगे, किसका? श्यानता का। देखिए बहुत सिंपल सा उदाहरण है हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इसका उदाहरण, जैसे हम जितना तेज वायु में दौड़ सकते हैं, जितना तेज वायु में दौड़ सकते हैं उतना तेज पानी में नहीं दौड़ सकते। पानी में नहीं दौड़ सकते हैं। एक बार फिर सोचिए यहाँ क्या बात हो रही है। मैंने श्यानता का बोला था, ये मतलब इसका मतलब प्रमुख रूप से गाढ़ापन है। और गाढ़ापन का सीधा सा उदाहरण आपके सामने है। हम जितना तेज वायु में दौड़ सकते हैं उतना तेज पानी में नहीं दौड़ सकते। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे ये जो बल है, श्यान बल है, वो काम कर रहा है। और यहाँ पे श्यानता किस में ज़्यादा है? श्यानता यहाँ गाढ़ापन पानी में ज़्यादा है और वायु में कम है। कम होने की वजह से तेज दौड़ पा रहे हैं। श्यानता ज़्यादा किस में? पानी में है, इसलिए हम तेज नहीं दौड़ पाएंगे पानी के अंदर। श्यानता ज़्यादा होगी तो बल ज़्यादा काम करेगा, और जब बल ज़्यादा काम करेगा तो उसका विरोध करने के लिए वापस बल भी चाहिए। जब बल की कमी पड़ेगी धीरे धीरे तो तेज नहीं दौड़ पाएंगे। दोस्तों इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं, वो है सीमांत वेग। दोस्तों अगला शब्द है हमारे सामने सीमांत वेग। ये क्या वेग है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी वस्तु श्यान द्रव में डुबोई जाती है तो प्रारंभ में वस्तु का वेग
बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे ये हो रही है, कोई वस्तु शांत दरों में डुबोई जाती है, सीमांत वेग के बारे में बात कर रहे हैं। कोई वस्तु शांत दरों में डुबोई जाती है तो प्रारंभ में तो वस्तु का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इसी नियत वेग को कौन सा वेग बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं दोस्तों, सीमांत वेग कहते हैं। बात एक बार फिर सोचने लायक है और समझने लायक भी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इधर कि सीमांत वेग क्या है। कोई भी वस्तु शांत दरों में डुबोई जाती है तो प्रारंभ में वस्तु का वेग बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है और इसी नियत वेग को सीमांत वेग बोलते हैं दोस्तों। इसी नियत वेग को सीमांत वेग बोलते हैं। सीमांत वेग के बाद आगे बढ़ेंगे और वो है दूसरा हमारा क्रांतिक वेग। दूसरा दोस्तों है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है। बात यहाँ पे ये हो रही है दोस्तों, द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से पहला कण गुजरा था। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि क्रांतिक वेग क्या होता है। द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से पहला कण गुजरा था। इसी निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रांतिक वेग क्या है ये समझ में आपको आ गया होगा। क्रांतिक वेग किसे कहते हैं? द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है। द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से पहला कण गुजरा था। इसी निश्चित वेग को क्रांतिक वेग की परिभाषा हम दे सकते हैं, क्रांतिक वेग कह सकते हैं कि ये जो है क्रांतिक वेग है। इसके बाद एक और शब्द दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वेंटुरी मीटर। वेंटुरी मीटर क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट शब्द आ रहा है जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए वेंटुरी मीटर। देखिए वेंटुरी मीटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं ये क्या है। देखिए वेंटुरी मीटर किसी नल में बहते द्रव लिखना उचित होगा। पानी को एक डिनोट नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट पानी का नहीं कह सकते। किसी भी द्रव की बात हो रही है यहाँ पे कि किसी नल में बहते द्रव का प्रवाह की दर ज्ञात करने का यंत्र है, माध्यम है, कुछ भी कह सकते हैं आप। यानी किसी नल में बहते द्रव का प्रवाह की दर ज्ञात करने का एक यंत्र है वेंटुरी मीटर। वेंटुरी मीटर के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे स्टोक के नियम की। जो स्टोक का नियम है इसके बाद देखिए दोस्तों, स्टोक का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। देखिए स्टोक का नियम क्या कहता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे।
द्रव की श्यानता, द्रव की श्यानता, जो द्रव पदार्थ होते हैं उनकी श्यानता मापने में, द्रव की श्यानता मापने में, द्रव की श्यानता मापने में स्टोक का नियम प्रयोग किया जाता है। स्टोक का नियम प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि द्रव का जो श्यानता है मापने में स्टोक का नियम प्रयोग किया जाता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टोक का नियम किससे संबंधित है, तो ये द्रव की श्यानता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, द्रव यानी जो एकदम तरल पदार्थ होता है उनकी परिभाषा है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन द्रव की जो श्यानता है, गाढ़ापन है, उसको नापने में स्टोक के नियम का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। दूसरा वेंटूरीमीटर है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। किसी नल में बहते द्रव का प्रवाह की दर ज्ञात करने का एकमात्र जो यंत्र है, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। देखिए वायुमंडलीय दाब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले। दोस्तों देखिए हमारे चारों ओर के वातावरण, हमारे चारों ओर के वातावरण में फैली गैसों का मंडल वायुमंडल कहलाता है। बात एक बार फिर सिंपल हो गई, समझ में आ गई होगी आपको कि हमारे चारों और वातावरण में फैली गैसों का मंडल है वायुमंडल कहलाता है, या जाड़ है, या जो भी है गैसों का एकदम झुंड है, जो हम इसके बारे में अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि हमारे जो चारों ओर के जो वातावरण में जो गैसें फैली है उनको मिला के एक परिवार के रूप में देखा जाए तो वो एक वायुमंडल है। और वायुमंडल ये जो दाब है उसके बारे में बात कर रहे थे। देखिए वायुमंडल दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब, देखिए दोस्तों वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करेंगे। वायुमंडलीय दाब के बारे में दोस्तों बात करेंगे। वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा हम पर डाला गया दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। देखिए वायुमंडलीय दाब क्या है, बिल्कुल सिंपल है। हम पर जो वायुमंडल द्वारा दाब डाला जाता है उसे वायुमंडलीय दाब की हम परिभाषा देते हैं। दोस्तों वेंटूरीमीटर क्या है, किसी नल में बहते द्रव को प्रवाह की दर ज्ञात करने का यंत्र है। स्टोक का नियम क्या है, द्रव की श्यानता मापने में स्टोक का नियम प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल क्या है दोस्तों, देखिए वायुमंडल हमारे चारों ओर वातावरण में फैली गैसों का मंडल है जो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल दाब क्या है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा हम पर डाला गया दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो आपकी विज्ञान को बहुत ही आसान और सरल बनाने वाला है। इनको जो शब्द मैं बता रहा हूँ बेसिक भले ही हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो साइंस है उसको बहुत मजबूत करने वाले हैं। ये जो शब्द हैं कहीं ना कहीं आपको जब भी साइंस पढ़ने बैठोगे तो आपके सामने ये आगे खड़े होंगे और जब पढ़ा हुआ देखोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये वायुमंडलीय दाब के जो उदाहरण हैं उनके बारे में हम बात करते हैं।
वायुमंडलीय दाब के उदाहरण के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने है दोस्तों, पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी होती है। पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी होती है। पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी होती है। बात एक बार फिर समझिएगा दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी होती है। क्यों होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये वायुमंडलीय दबाव के कारण ही ऐसा संभव हो पा रहा है। देखिए, पहला उदाहरण आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात करें अभी, दूसरा उदाहरण हमारे सामने, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का निकलना, ये ऐसा कब हो पाता है? देखिए, ये वायुमंडलीय दबाव के ही परिणाम है। ये दोनों मैंने जो आपके समक्ष रखे, ये वायुमंडलीय दबाव के ही परिमाण है। और एक और शब्द मैं लिख रहा हूं, देखिए, वायु दाब मापी, इसे हम कोष्टक में लिखते हैं बैरोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये बैरोमीटर क्या है, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे हम। वायु दाब मापी, ये जो बैरोमीटर है, इससे वायुमंडल में कितना दाब है, कितना % दाब है, उनको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वायु दाब मापी। उसे हम बैरोमीटर भी बोलते हैं, वायु दाब मापी या बैरोमीटर, जिनका हम प्रयोग करते हैं वायुमंडल में उपस्थित दाब को नापने के लिए। देखिए, वायुमंडल दाब मापक हैं। वायुमंडलीय दाब मापक है। कौन है वायुमंडलीय दाब मापक? वायु दाब मापी या बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापक भी बोला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये टॉर्सेली के प्रयोग के आधार पर टॉर्सेली के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था टॉर्सेली, और टॉर्सेली के प्रयोग के आधार पर फोल्टीन ने, ये विदेशी व्यक्तियों के नाम हैं, फोल्टीन ने इस यंत्र का निर्माण किया था। इस यंत्र का निर्माण किया था। बात बिल्कुल सिंपल है। टॉर्सेली के प्रयोग के आधार पर इस फोर्टीन ने इस यंत्र का निर्माण किया था। कौन सा यंत्र दोस्तों? वायु दाब मापी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसे एक और भी बोला जाता है, इसे फोर्टीन का बैरोमीटर भी बोला जाता है। बात बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब मापक टॉर्सेली, ये जो वायु बैरोमीटर को बोलते हैं, और टॉर्सेली के प्रयोग के आधार पर इसे फोर्टीन ने इस यंत्र का निर्माण किया था, और इसे फोर्टीन का बैरोमीटर भी बोला जाता है। देखिए, बैरोमीटर के कुछ जो जिससे वायु दाब मापा जाता है इस पृथ्वी पर, कि कब कब क्या इशारा करता है, देखिए इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। बैरोमीटर के बारे में प्रमुख रूप से देखिए, ध्यान दीजिए, बैरोमीटर क्या है, और जब ये बैरोमीटर का पाठ्यांक, देखिए बैरोमीटर जिसे वायु दाब मापी बोलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बैरोमीटर, देखिए हम इसी के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरे
बैरोमीटर की बात कर रहे हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरे तो क्या होगा, ध्यान है, तो आंधी आने की संभावना होती है। दोस्तों बात बिल्कुल सिंपल है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना है का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। दोस्तों बात एक बार फिर समझिएगा कि जो पाठ्यांक अचानक नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना होती है का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे, किसका, बैरोमीटर का पाठ्यांक की बात कर रहे हैं, नीचे गिरे तो वर्षा आने की संभावना है। देखिए यहाँ मैं का लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पाठ्यांक की, या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये बैरोमीटर है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक, ठीक है ना। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर आए तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर आए तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये जो बैरोमीटर था इसका प्रमुख रूप से हमने पढ़ा। इसके बाद हम एक ऐसा मापक है निद्रव, देखिए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो हमारा लास्ट शब्द होगा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर बाकी वाली चीज़ें हैं जो डिस्कशन करेंगे। देखिए एक शब्द आया है निद्रव वायु दाब मापी। देखिए शब्द है निद्रव, निद्रव वायु दाब मापी, निद्रव वायु दाब मापी। इसमें किसी प्रकार का द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें किसी प्रकार के द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें किसी प्रकार के द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे निद्रव वायु दाब मापी, निद्रव वायु दाब मापी कहते हैं। दोस्तों बात बिल्कुल एक बार फिर सिंपल थी, मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ये जो बात थी बहुत ही सिंपल थी, लेकिन इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बात क्या हो रही है यहाँ पे, कि इसमें किसी भी प्रकार का द्रव का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे निद्रव वायु दाब मापी कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो आपको मैंने पढ़ा है उनको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात आप जरूर कीजिएगा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बना पाऊँ, आपके समक्ष लेके आ सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।